स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग हर दिन पैसा लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जानते हैं, सीधे दुनिया की सबसे मशहूर इन्वेस्टिंग किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट से। हाय एवरीवन, अगर आप इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट या अपनी वेल्थ को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हम इस लेजेंडरी बुक को आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और वो टिप्स जो आपको सालों की ट्रायल एंड एरर से बचा सकती है। तो आराम से बैठो और चलो शुरू करते हैं ये जर्नी वॉल स्ट्रीट से आपके वॉलेट तक। चैप्टर 1, मार्केट मिथ्स थियरीज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। सोचो तुम एक भीड़ भरे बाजार में खड़े हो। हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। कोई अपने माल की कसम खा रहा है कि यही सबसे बढ़िया है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। फर्क बस इतना है कि यहां माल की जगह कंपनियों के शेयर बिकते हैं और ये शोरशराबा स्क्रीन के पीछे चलता है। पर असली सवाल यह है कि ये शेयर की असली कीमत तय कैसे होती है? क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक सच में सोने की खान है और कौन सा बस दिखावे का बुलबुला? बर्टन मॉक्यूल इस किताब में दो पुरानी थ्योरीज को सामने रखते हैं, फर्म फाउंडेशन थ्योरी और कैसल इन देयर थ्योरी। पहली थ्योरी कहती है कि हर शेयर की एक असली वैल्यू होती है, जैसे किसी घर की होती है। इस वैल्यू को हम कंपनी के प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और फ्यूचर ग्रोथ देखकर निकाल सकते हैं। अगर शेयर की कीमत इस असली वैल्यू से कम है तो उसे खरीद लेना चाहिए और अगर ज्यादा है तो बेच देना चाहिए। सुनने में ये काफी तार्किक लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि इस वैल्यू को सही से निकालना उतना आसान नहीं जितना लगता है। एक कंपनी कल का कितना मुनाफा कमाएगी, उसका बिजनेस मॉडल कितना टिकेगा, ये सब भविष्य की बातें हैं और भविष्य की भविष्यवाणी तो ज्योतिषी भी पक्का नहीं कर पाते। अब आती है दूसरी थ्योरी, कैसल इन देयर थ्योरी। ये मानती है कि शेयर की कीमत उतनी है जितनी लोग उसे देने को तैयार है। यानी अगर कोई स्टॉक अचानक ट्रेंड में आ गया, चाहे वो कंपनी आज घाटे में ही क्यों ना हो, लोग उस स्टॉक को खरीदने के लिए भागेंगे और कीमत आसमान छू लेगी। ये वैसा ही है जैसे कोई पुराना खिलौना अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। यहां कंपनी की असली वैल्यू से ज्यादा फर्क पड़ता है लोगों के मूड और उनके लालच का। इतिहास ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। सबसे पुरानी और मजेदार कहानी है 17वीं सदी के नीदरलैंड की ट्यूलिप मैनिया। उस समय ट्यूलिप फूल इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोग अपने घर तक गिरवी रखकर ट्यूलिप के बल्ब खरीद रहे थे। कीमतें इतनी बढ़ गई कि एक बल्ब से घर खरीदा जा सकता था। लेकिन एक दिन लोगों को समझ आया कि ये सब बस हवा का महल है और बाजार धड़ाम से गिर गया। जो लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे थे, वो कर्ज में डूब गए। ये कहानी हमें दिखाती है कि बाजार सिर्फ गणित और तर्क से नहीं चलता। इसमें इंसानी लालच, डर और भीड़ का मानसिकता बड़ा रोल निभाती है। आज भी कुछ बदला नहीं है। याद है 2021 का गेम स्टॉप स्टॉक ड्रामा? रेडिट के कुछ यूजर्स ने मिलकर एक कंपनी का स्टॉक खरीदना शुरू किया जिसका बिजनेस सालों से गिर रहा था, पर उनकी सामूहिक खरीद ने कीमत को इतना बढ़ा दिया कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड तक हिल गए। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि शेयर की कीमतें हमेशा कंपनी के असली प्रदर्शन को नहीं दर्शाती। कई बार ये बस लोगों की मानसिकता का खेल होती है। अब सोचो, अगर ये दोनों थ्योरीज इतनी अलग है, एक कहती है वैल्यू सब कुछ है, दूसरी कहती है मार्केट का मूड सब कुछ है, तो सही क्या है? मॉक्यूल का कहना है कि दोनों में सच्चाई का अंश है। कभी कभी कंपनियां सच में अंडरवैल्यूड होती हैं और लंबे समय तक उन्हें पकड़ कर रखना फायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर बाजार का शोर इतना ज्यादा होता है कि असली वैल्यू को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग हॉट टिप्स और इनसाइड न्यूज के चक्कर में फंसकर पैसे गवा देते हैं। इस किताब का पहला सबक यही है
कि स्टॉक मार्केट को समझना सिर्फ नंबर देखने का खेल नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक अखाड़ा है जहां लाखों लोग अपनी उम्मीदें, डर और लालच के साथ दांव लगाते हैं। हर खरीदार सोचता है कि वो सही कर रहा है और हर विक्रेता को लगता है कि वो सही समय पर बेच रहा है। असली लड़ाई यहां दिमाग की है। जो भीड़ के मूड को समझ लेता है वही खेल जीतता है। लेकिन भीड़ का मूड समझना आसान नहीं, क्योंकि ये हर रोज बदलता है। सोचो एक नए निवेशक की जो पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है। उसने कहीं पढ़ा कि कोई टेक कंपनी तेजी से बढ़ रही है। वो उत्साह में आकर उसमें पैसा लगाता है, शेयर ऊपर जाता है और उसे लगता है कि वो जीनियस है। लेकिन अचानक कोई खबर आती है कि कंपनी पर केस हो गया है और शेयर धड़ाम से गिर जाता है। उसका पैसा आधा हो जाता है और वो डरकर सब बेच देता है। ये कहानी लगभग हर नए निवेशक की होती है, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि मार्केट में हर उछाल के पीछे वजह होती है और हर गिरावट के पीछे भी। लेकिन अक्सर ये वजह इतनी उलझी होती है कि उन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। मॉकेल कहते हैं कि मार्केट को हराने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग के नंबर जानना काफी नहीं, आपको इंसानी व्यवहार को समझना होगा। क्यों लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं? क्यों वो अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं? क्यों एक स्टॉक सिर्फ इसलिए ऊपर चला जाता है क्योंकि लोग मानते हैं कि ये ऊपर जाएगा? ये सवाल किसी भी निवेशक के लिए सबसे जरूरी है। इस पहले अध्याय को पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। यहाँ जीत उसी की होती है जो लालच और डर को काबू में रखे। इतिहास की हर बड़ी बुलबुला कहानी, चाहे वो ट्यूलिप मैनिया हो, .com बबल या गेम स्टॉप जैसी घटनाएं, ये सब चेतावनी है कि अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर बिना सोचे खरीदोगे, बेचोगे, तो बाजार आपको सबक सिखाने में देर नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको असली निवेशक बनना है तो सबसे पहले ये मानना होगा कि बाजार का मूड हमेशा बदलता रहेगा। कभी ये आपको सोने का सपना दिखाएगा, कभी कंगाल बना देगा। असली ताकत इस खेल को देखने की है, भीड़ का हिस्सा बनने की नहीं। बर्टन मॉकेल का यही कहना है कि स्टॉक मार्केट को जीतने के लिए आपको पहले खुद को जीतना होगा। और यही समझ इस किताब का पहला कदम है, एक ऐसा कदम जो आपको इस खेल के असली नियमों से रूबरू कराता है। चैप्टर 2, बबल्स मार्केट हिस्ट्री, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। कभी कभी इतिहास सिर्फ कहानियों की किताब लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये भविष्य का आईना है। जो गलतियां लोगों ने सदियों पहले की थी, वही गलतियां आज भी हो रही हैं। बस नाम बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं और प्लेटफॉर्म अब अखबारों से सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये अध्याय आपको उस अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां इंसान की लालच और डर ने पूरे बाजार को उलट-पुलट कर दिया। ये वो जगह है जहां अमीर रातों रात कंगाल हो गए और कंगालों ने किस्मत बदल दी। शुरुआत करते हैं 17वीं सदी के नीदरलैंड से, ट्यूलिप मैनिया से। सोचो एक फूल जिसे आज आप बगीचे में देखते भी नहीं रुकते। उस दौर में ऐसा जुनून बन गया कि लोग अपने घर गिरवी रखकर एक ट्यूलिप बल्ब खरीदने लगे। कीमतें इतनी ऊंची पहुंच गई कि एक बल्ब की कीमत एक बड़े घर जितनी हो गई। ये वो दौर था जब इंसान ने सोचा कि ये रेस हमेशा ऊपर ही जाएगी। पर बाजार का नियम है, जब सबको लगता है कि कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, वही पल गिरावट का होता है। एक अफवाह फैली, खरीदार गायब हुए और ट्यूलिप बाजार धड़ाम से गिर गया। जिनके पास फूल थे, उनके हाथ में सिर्फ कर्ज और शर्मिंदगी बची। ट्यूलिप मैनिया हमें ये सिखाती है कि भीड़ का पागलपन किसी भी लॉजिक से बड़ा होता है। 19वीं सदी में हम पहुंचते हैं ब्रिटेन की साउथ सी बबल पर। साउथ सी कंपनी ने वादा किया कि वो ब्रिटेन के कर्ज को चुकाने के लिए व्यापार करेगी और अमीर बनाएगी। लोगों ने अपना सब कुछ इसमें डाल दिया। स्टॉक इतनी तेजी से चढ़ा कि लगने लगा मानो ये पैसा छापने वाली मशीन है। संसद से लेकर आम आदमी तक सब इस दौड़ में थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि कंपनी के पास व्यापार का कोई ठोस आधार ही नहीं था।
ये सब बस एक बड़ा धोखा था। जब सच सामने आया, कंपनी का स्टॉक जमीन पर आ गया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में मिट गई। ये घटना दिखाती है कि लालच लोगों को आंख मूंद कर भरोसा करने पर मजबूर कर देता है। अब आते हैं 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश पर, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1920 का दशक अमेरिका के लिए गोल्डन एज था। नई टेक्नोलॉजी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में उछाल। हर कोई स्टॉक्स खरीद रहा था, यहां तक कि उधार लेकर। अखबारों में कहा जाने लगा कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा। फिर एक दिन कीमतें गिरनी शुरू हुई। डर फैल गया, लोगों ने घबराकर बेच दिया। ये घबराहट आग की तरह फैली और बाजार धराशायी हो गया। इस क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए और पूरा देश गरीबी में डूब गया। ये घटना साबित करती है कि जब बाजार गिरता है तो उसके असर की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। इतिहास के इन सबक को अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हर बबल में इंसानों की भावनाएं एक जैसी होती है। पहले लालच हावी होता है, फिर डर। सबसे पहले कुछ लोग तेजी से पैसे कमाते हैं, बाकी लोग उन्हें देखकर इस रेस में शामिल हो जाते हैं। फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं और सबको लगता है कि अब ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पहला बड़ा निवेशक मुनाफा लेकर निकलता है, बाकी सब डर जाते हैं। ये डर एक वायरस की तरह फैलता है और पूरा बाजार गिर जाता है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, तो 2000 के दशक का .com बबल याद करिए। इंटरनेट का जमाना नया था और हर कंपनी जो अपने नाम में .com जोड़ लेती थी, उसका स्टॉक आसमान छू लेता था। निवेशक इस नए युग की दीवानगी में हर स्टार्टअप पर पैसा फेंक रहे थे, चाहे उसके पास कोई बिजनेस मॉडल हो या नहीं। लोग कह रहे थे कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा। और हां, इंटरनेट ने सब बदला, लेकिन उन निवेशकों का पैसा भी जिसने बिना सोचे समझे निवेश कर दिया था। 2000 में बाजार गिरा और नस्दाक इंडेक्स आधा रह गया। कई कंपनियां रातों रात गायब हो गई। .com बबल हमें बताता है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसान की मानसिकता वही रहती है। और फिर आया 2008 का हाउसिंग बबल, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बैंकों ने घर खरीदने के लिए लोगों को आसानी से कर्ज देना शुरू किया। हर कोई घर खरीद रहा था, कीमतें बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जब लोगों ने कर्ज चुकाना बंद किया, बैंक डूब गए, बाजार गिर गया और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली गई। ये बबल हमें दिखाता है कि जब लालच और लापरवाही मिलते हैं, तो उसका असर सिर्फ निवेशकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देता है। इन सब घटनाओं का एक कड़वा सच है, बाजार का खेल सिर्फ संख्याओं का नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का आईना है। हर बबल की जड़ में एक ही बात है, इंसान का विश्वास कि इस बार अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, बाजार उन्हें सख्त सबक सिखाता है। बर्टन मॉक्यूल इस अध्याय में ये साफ कर देते हैं कि चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो, आप इंसानी स्वभाव को बदल नहीं सकते। लालच हमेशा रहेगा, डर हमेशा रहेगा। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट में स्थिर रहना और समझदारी से निवेश करना इतना मुश्किल है। आप चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग किसी भी समय एक बबल का शिकार हो सकता है। इन कहानियों को पढ़कर आप महसूस करेंगे कि बाजार में असली ताकत उन लोगों की है जो भीड़ के पागलपन से दूरी बना पाते हैं। वो जो इतिहास को याद रखते हैं और समझते हैं कि अगर ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सच हो सके, तो शायद ये सच नहीं है। ये अध्याय हमें एक गहरी चेतावनी देता है। अगर आप बाजार को सिर्फ पैसे कमाने का शॉर्टकट समझकर आए हैं, तो ये आपको उस शॉर्टकट से सीधे खाई में गिरा देगा। इतिहास को पढ़ना बोरिंग काम लग सकता है, लेकिन निवेशक के लिए ये कवच है। हर बबल,
हर क्रैश एक खंजर की तरह है और ये कहानियां आपकी ढाल। ये आपको बताती है कि मार्केट का खेल रोमांचक जरूर है, लेकिन ये वो अखाड़ा है जहां लालच और डर ही असली खिलाड़ी है। अगर आप इन दोनों को काबू करना सीख जाएं, तो यही कहानियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 3, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स फ्लॉज। अगर आप पहली बार शेयर बाजार में कदम रखते हैं तो हर तरफ एक ही बात सुनाई देती है, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, तभी पैसा बनता है। ये सुनकर लगता है कि शायद कोई गुप्त फार्मूला है, कोई सीक्रेट कोड जो आपको बाकी सबसे ज्यादा समझदार बना देगा। आप चार्ट्स देखने लगते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट को हरा पाओगे। लेकिन बर्टन मॉक्यूल इस अध्याय में बताते हैं कि ये खेल इतना आसान नहीं है। चाहे आप कितने भी ग्राफ खींच लें, कितने भी रिपोर्ट पढ़ लें, सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय आप सिर्फ शोर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। निवेश विश्लेषण के दो मुख्य हथियार हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को आप बाजार का ज्योतिष कह सकते हैं। इसमें चार्ट्स और पैटर्न देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। ट्रेडर स्क्रीन पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, RSI और मैक्ड जैसे इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि बाजार खुद अपनी कहानी चार्ट्स में लिखता है और जो इस भाषा को पढ़ लेता है वही पैसा बनाता है। सुनने में ये सब बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप किसी भी चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको हमेशा पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि इंसान दिमाग पैटर्न खोजने में एक्सपर्ट है, चाहे वो असल में हो या नहीं। मॉक्यूल कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये पिछले डेटा के सहारे भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। बाजार में लाखों खिलाड़ी हैं, करोड़ों ट्रेड्स हर दिन होते हैं और हर नई खबर चीजों को बदल देती है। ऐसे में ये मानना कि एक पुराना पैटर्न आपको भविष्य बताएगा, वैसा ही है जैसे कोई मौसम वैज्ञानिक पिछले साल के मौसम को देखकर कहे कि आज बारिश होगी। कई बार ये भविष्यवाणियां सही भी निकल जाती है, लेकिन ज्यादातर समय ये बस संयोग होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये तरीका ज्यादा तार्किक लगता है। इसमें कंपनी के असली बिजनेस को समझा जाता है, उसकी कमाई, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री की पोजीशन, मैनेजमेंट की क्वालिटी। अगर कंपनी अच्छी है और स्टॉक की कीमत कम है तो ये निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक इसी सोच से मशहूर हुए। लेकिन मॉक्यूल यहां भी चेतावनी देते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कितना भी अच्छा क्यों न हो, बाजार का मूड उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट बेहतरीन है, लेकिन किसी राजनीतिक घटना, किसी नए रेगुलेशन या अचानक आई आर्थिक मंदी के कारण उसका स्टॉक धड़ाम से गिर सकता है, या फिर कंपनी का भविष्य बहुत अनिश्चित हो सकता है। आज जो इंडस्ट्री नंबर 1 है, कल उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। सोचो, नोकिया और कोडैक जैसी कंपनियों को एक जमाने में ये दुनिया पर राज करती थी, लेकिन बदलाव के दौर में ये टिक नहीं पाई। यही आती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH, एक थ्योरी जो कहती है कि बाजार में उपलब्ध सारी जानकारी पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल होती है। इसका मतलब है कि आप चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, आप लगातार बाजार को हरा नहीं सकते, क्योंकि कीमतें पहले से सब कुछ दर्शाती है। कोई भी नई जानकारी आते ही तुरंत कीमतें बदल जाती है। इसलिए सीक्रेट टिप या अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इस विचार को समझाने के लिए मॉक्यूल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक बंदर को अखबार के स्टॉक पेज पर डांट फेंकने दें और जिन कंपनियों पर डांट लगे उन पर निवेश करें, तो आपका पोर्टफोलियो कई प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के बराबर परफॉर्म कर सकता है। ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन कई रिसर्च ने इसे सच साबित किया है। कई सक्रिय फंड्स जो भारी फीस लेकर स्टॉक्स चुनते हैं, लंबे समय में इंडेक्स फंड से हार जाते हैं, जो बस पूरे बाजार को खरीदते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस बेकार है।
टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में सीखने को बहुत कुछ है। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये समझने में मदद करता है कि भीड़ कैसे सोच रही है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको कंपनी की असली सेहत का अंदाजा देता है। लेकिन समस्या तब आती है जब निवेशक इन्हें जादू की छड़ी समझ लेते हैं। कोई भी चार्ट या रिपोर्ट आपको 100% सही नहीं बता सकती कि कल बाजार कहां जाएगा। इस अध्याय का गहरा सबक यह है कि बाजार में सही समय पर खरीदने और बेचने की कोशिश में लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे चार्ट देखकर सोचते हैं कि अब स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा और फिर गिरावट आ जाती है, या वे कंपनी की रिपोर्ट पढ़कर सोचते हैं कि ये भविष्य का स्टार है, लेकिन बाजार उन्हें गलत साबित कर देता है। ये खेल इतना जटिल है कि प्रोफेशनल्स तक हर समय गलतियां करते हैं। मॉकेल का कहना है कि ज्यादातर निवेशक अपने अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बाकी सबसे ज्यादा समझदार हैं। यही सोच उन्हें ज्यादा ट्रेडिंग करने पर मजबूर करती है, जिससे ब्रोकर्स तो अमीर हो जाते हैं, लेकिन निवेशक खुद नुकसान उठा बैठते हैं। ये अध्याय हमें एक कड़वा सच सिखाता है। बाजार को मात देने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की अपनी जगह है, लेकिन वे गारंटी नहीं देते। असली ताकत धैर्य, अनुशासन और एक लंबी अवधि की योजना में है। बाजार का शोर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन नए पैटर्न, नए चार्ट और नए हॉट टिप्स मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस शोर में खो गए तो आपका पैसा भीड़ के हवाले हो जाएगा। बर्टन मॉकेल इस अध्याय के अंत में यही समझाते हैं कि विश्लेषण जरूरी है, लेकिन इसे अंधविश्वास मत बनाओ। बाजार एक ऐसी जगह है जहां अहंकार की कोई जगह नहीं। यहां वो जीतता है जो स्वीकार कर लेता है कि वो भविष्य नहीं जानता और इसी अनिश्चितता को ध्यान में रखकर निवेश करता है। ये सोच ही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाएगी। चैप्टर 4, मॉडर्न पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट। बाजार का खेल जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। हर निवेशक का सपना है कि वो कम जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न कमाए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस खेल में हर कदम एक दाव है। बर्टन मॉकेल इस अध्याय में हमें दिखाते हैं कि स्मार्ट निवेशक जुआरी नहीं होते। वे वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। वे समझते हैं कि जोखिम को मिटाना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित करना और अपने पक्ष में मोड़ना पूरी तरह संभव है। सोचो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और तुम इसे शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो। पहला सवाल यही होगा, सब कुछ एक ही कंपनी में डालना चाहिए या कई कंपनियों में बांटना चाहिए? यही सवाल इस अध्याय का केंद्र है। मॉकेल हमें बताते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी MPT के बारे में, एक ऐसा सिद्धांत जिसने निवेश को हमेशा के लिए बदल दिया। हैरी मार्कोविट्ज नाम के एक अर्थशास्त्री ने यह थ्योरी बनाई और इसके लिए नोबेल प्राइज तक जीता। MPT का सबसे बड़ा सबक है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना। सोचो अगर तुमने अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी किसी कारण से डूब गई तो तुम्हारा सपना भी डूब जाएगा। लेकिन अगर तुमने 20 या 30 कंपनियों में निवेश किया है, अलग अलग इंडस्ट्री में, तो एक कंपनी का नुकसान बाकी का पोर्टफोलियो संभालेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है जैसे एक रस्सी जो कई धागों से बनी हो। एक धागा टूट भी जाए तो पूरी रस्सी नहीं टूटती। मार्कोविट्ज ने गणित की मदद से यह साबित किया कि जब आप अलग अलग प्रकार की एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो आप एक एफिशिएंट फ्रंटियर तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें जोखिम सबसे कम और रिटर्न सबसे ज्यादा हो, आपके लक्ष्यों के हिसाब से। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह गणित पर आधारित है। इस थ्योरी से जुड़ा एक और अहम कॉन्सेप्ट है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये बताता है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज्यादा जोखिम लेना होगा। बाजार में नो रिस्क हाई रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं है। हर बड़ा रिटर्न किसी न किसी खतरे की कीमत पर आता है। इस संतुलन को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक मॉडल बनाया जिसे कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैप।
कैप कहता है कि किसी भी निवेश का रिटर्न उसकी बीटा पर निर्भर करता है, एक नंबर जो बताता है कि ये निवेश बाजार के उतार चढ़ाव से कितना प्रभावित होता है। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो वो बाजार जितना ऊपर नीचे होगा, अगर बीटा 2 है तो वो बाजार से दोगुना झूलेगा। ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा जोखिम और संभावित रूप से ज्यादा इनाम। लेकिन कैप सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह आपको ये समझने में मदद करता है कि जोखिम को नजरअंदाज करना आत्महत्या जैसा है। सोचो, आप किसी नई टेक कंपनी में निवेश करते हैं जो अभी स्टार्टअप है। उसके रिटर्न के आसार बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका बीटा भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर बाजार गिरता है तो यह कंपनी सबसे पहले धराशायी होगी। दूसरी तरफ अगर आप सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसका बीटा लगभग 0 है, मतलब वो सुरक्षित है, लेकिन उसका रिटर्न भी कम होगा। ये संतुलन हर निवेशक को खुद तय करना पड़ता है। मॉक्यल इस अध्याय में बताते हैं कि रिस्क को सिर्फ समझना ही नहीं, उसे प्लान करना भी जरूरी है। सही पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है कि आप अपने निवेश को सिर्फ बढ़ाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे बचाने के बारे में भी सोचते हैं। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां तक गिर चुकी है, पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है। आज का स्टार कल का जमीनी सच हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको इस कठोर सच्चाई से बचाने का सबसे मजबूत हथियार देते हैं। इसके साथ ही वे ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर रिस्क शब्द को गलत समझते हैं। आम निवेशक के लिए रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे खोना होता है, लेकिन असली रिस्क ये है कि आपका पैसा समय के साथ बढ़े नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा सुरक्षित निवेश करते हैं, जैसे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, तो हो सकता है आपका पैसा कभी घटे नहीं, लेकिन महंगाई उसे खा जाएगी। ये भी एक रिस्क है, धीमी मौत का रिस्क। सही पोर्टफोलियो इसी संतुलन को ढूंढने का काम करता है। मॉक्यल कहते हैं कि एक समझदार निवेशक को पोर्टफोलियो को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। इसे समय समय पर ट्रिम करना होगा, नए पौधे लगाने होंगे और सूखे पत्तों को हटाना होगा। इसका मतलब है कि हर साल अपने निवेश की समीक्षा करें, देखें कि कोई एक एसेट क्लास बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं गई और जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर बैलेंस करें। इस प्रक्रिया को रीबैलेंसिंग कहते हैं। ये न सिर्फ रिस्क कम करता है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखता है। इस अध्याय का सबसे डरावना लेकिन जरूरी सच ये है कि बाजार में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। हर निवेश में खतरा है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। लेकिन फर्क ये है कि समझदार लोग उस खतरे को पहचान कर उसे अपने पक्ष में करते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी और कैप जैसे मॉडल्स हमें ये सिखाते हैं कि डर को हथियार बनाया जा सकता है। अगर आप बाजार को एक युद्ध क्षेत्र माने, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी रणनीति है और डाइवर्सिफिकेशन आपकी ढाल। इतिहास ये भी साबित करता है कि जो लोग एक ही जगह सब कुछ लगा देते हैं, वे ज्यादा बार हारते हैं। 2000 के .com क्रैश या 2008 की हाउसिंग क्राइसिस में जिनके पास विविध पोर्टफोलियो था, वे बचे रहे। जिनके पास सिर्फ टेक स्टॉक्स या सिर्फ रियल एस्टेट था, वे बर्बाद हो गए। यही कारण है कि मॉक्यल हर निवेशक को सलाह देते हैं कि मार्केट को मात देने की कोशिश मत करो, बाजार से लड़ाई मत लड़ो, उसके साथ चलो। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो तूफान में भी टिक सके। ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि निवेशक होना सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये खुद को एक युद्ध रणनीतिकार की तरह तैयार करना है। ये हमें सिखाता है कि समझदारी से रिस्क लेना डरपोक बनने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इस खेल में जो सिर्फ सुरक्षा ढूंढते हैं, वे धीरे धीरे हार जाते हैं, और जो सोच समझकर खतरा उठाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। चैप्टर 5, बिहेवियरल फाइनेंस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड मार्केट ट्रैप्स। बाजार की सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर चलती है। हर ग्राफ, हर चार्ट, हर न्यूज अपडेट का असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है, और यही दिमाग हमें पैसे का मालिक भी बना सकता है या हमें कंगाल भी। बर्टन मॉक्यल इस अध्याय में हमें दिखाते हैं
कि निवेश की असली जंग बाजार से ज्यादा अपने ही दिमाग के खिलाफ होती है। कितनी बार आपने किसी स्टॉक को बढ़ते देखा और तुरंत खरीद लिया क्योंकि लगा कि ये तो और बढ़ेगा, या किसी स्टॉक को गिरते देखा और डर के मारे बेच दिया ताकि और नुकसान न हो। यही बिहेवियरल फाइनेंस का खेल है। ये फाइनेंस की वो शाखा है जो बताती है कि इंसान का मनोविज्ञान निवेश के फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। मॉकेल बताते हैं कि इंसान स्वभाव से ही लॉस अवर्स होता है, मतलब हमें नुकसान का दर्द उतना ज्यादा लगता है जितनी खुशी हमें उतने ही मुनाफे से नहीं मिलती। अगर आप 10,000 रुपए का फायदा कमाते हैं तो खुशी होगी, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए का नुकसान झेलते हैं तो दर्द कई गुना ज्यादा होगा। यही वजह है कि निवेशक अक्सर गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो लालच बढ़ता है, और जब बाजार गिरता है तो डर हमें बेचने पर मजबूर कर देता है। इस मानसिकता की वजह से बाजार का सबसे बड़ा सच बार बार साबित होता है, बाय सेल लो, जबकि असली खेल उल्टा होना चाहिए। हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ का असर भी निवेश को बर्बाद करता है। जब सब लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी खरीदना चाहिए, वरना मौका छूट जाएगा। 2000 का .com बबल या 2021 का क्रिप्टो हाइप इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोग सिर्फ इसलिए पैसा लगाते रहे क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब बुलबुला फूटा तो वही भीड़ बर्बाद हो गई। बाजार में भीड़ हमेशा गलत समय पर आती है। यही कारण है कि महान निवेशक कहते हैं, जब भीड़ लालची हो तो डरो, और जब भीड़ डरी हुई हो तो लालची बनो। बिहेवियरल फाइनेंस का एक और जाल है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हर निवेशक सोचता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट है। यही अहंकार उसे ज्यादा ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। आंकड़े बताते हैं कि जो लोग बार बार ट्रेड करते हैं उनका रिटर्न लंबे समय में उन लोगों से कम होता है जो बस अच्छे इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाकर बैठे रहते हैं। बार बार खरीदने और बेचने से आप ब्रोकर्स को अमीर बनाते हैं, खुद को नहीं। एक और मानसिक जाल है एंकरिंग। इसमें निवेशक किसी खास कीमत को दिमाग में सही कीमत मान लेते हैं। मान लो आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए पर खरीदा। अगर वो 400 रुपए पर गिर गया तो आप बेचने से डरेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो 500 रुपए का होना चाहिए। आप उम्मीद करते रहेंगे कि कीमत वापस वहां तक जाएगी, लेकिन बाजार को आपकी उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच आपको नुकसान में फंसा देती है। फिर आता है रीसेंसी बायस। इंसान हाल की घटनाओं को ज्यादा अहमियत देता है। अगर बाजार पिछले 6 महीने से बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि ये हमेशा बढ़ेगा। अगर गिर रहा है तो लगता है ये कभी उठेगा ही नहीं। यही वजह है कि बुल मार्केट में लोग पागलों की तरह खरीदते हैं और बियर मार्केट में डर के मारे सब बेच देते हैं। बाजार का इतिहास बताता है कि ये हमेशा चढ़ता गिरता रहता है, लेकिन इंसान का दिमाग हर बार यही मानता है कि इस बार अलग है। मॉकेल इस अध्याय में हमें ये भी दिखाते हैं कि क्यों ज्यादा जानकारी होना हमेशा अच्छा नहीं है। इंटरनेट के जमाने में हर मिनट हमें हजारों खबरें मिलती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा खबरें उतनी ज्यादा भावनाएं। कोई भी बड़ी हेडलाइन आपका प्लान बिगाड़ सकती है। यही कारण है कि लंबे समय के निवेशक ज्यादातर शोर को अनदेखा करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस का असली सबक यह है कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं की परीक्षा है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते तो बाजार आपको हराएगा। इसी वजह से महान निवेशक हमेशा कहते हैं कि सबसे जरूरी गुण है डिसिप्लिन। प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। सोचो, बाजार एक रोलर कोस्टर है। ज्यादातर लोग चढ़ाई पर चिल्लाते हैं, उतराई पर डरते हैं, लेकिन जो लोग पूरे सफर को शांत दिमाग से पूरा करते हैं वे अंत में जीतते हैं। मॉकेल कहते हैं कि आपको अपनी सोच को भी डाइवर्सिफाई करना होगा। एक ही नजरिए में फंसे रहना खतरनाक है। बिहेवियरल फाइनेंस हमें यह भी सिखाती है कि निवेश में गट फीलिंग अक्सर हमें धोखा देती है। ये बाजार का जाल है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से ज्यादा जानते हैं,
असलियत में बाजार लाखों दिमागों का खेल है और आपका दिमाग अकेला इसे मात नहीं दे सकता। सबसे बड़ी जीत अपने अहंकार को हराने में है। अध्याय के अंत में मॉक्यूल एक सख्त लेकिन सच चेतावनी देते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, आपका खुद का दिमाग है। इस मानसिकता को समझकर ही आप बाजार में टिक सकते हैं। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, उसी दिन से आप असली निवेशक बन जाते हैं। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग वेल्थ दैट लास्ट्स। निवेश की असली ताकत रोज के उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि सालों साल के धैर्य में छुपी है। बर्टन मॉक्यूल इस आखिरी अध्याय में हमें एक कड़वा सच बताते हैं। बाजार को हराना लगभग नामुमकिन है। हर दिन लाखों लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर हार जाते हैं। वॉल स्ट्रीट पर काम करने वाले बड़े बड़े फंड मैनेजर, जिनके पास करोड़ों डॉलर की रिसर्च, एनालिस्ट्स और टेक्नोलॉजी है, वे भी लंबे समय में इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। अगर दुनिया के सबसे होशियार लोग भी मार्केट को मात नहीं दे पाते, तो आम निवेशक के लिए यह सपना सिर्फ जुआ खेलने जैसा है। यही कारण है कि मॉक्यूल का संदेश सीधा है। बाजार को हराने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलो। सोचो, आप नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी तेजी से बह रहा है। अगर आप उसकी धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो थककर डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से उसी धारा के साथ तैरेंगे तो आसानी से किनारे तक पहुंच जाएंगे। मार्केट भी वैसा ही है। बाजार की धारा हमेशा ऊपर की ओर होती है, क्योंकि कंपनियां समय के साथ बढ़ती हैं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और प्रगति रुकती नहीं। इंडेक्स फंड्स इसी सच्चाई का फायदा उठाते हैं। मॉक्यूल बार बार कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दोस्त है इंडेक्स फंड। एक ऐसा फंड जो मार्केट को मात देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे ट्रैक करता है। S&P 500 या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करके आप सीधे सीधे पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर कंपनी का चुनाव करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जब भी कोई कंपनी कमजोर होती है, उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह एक मजबूत कंपनी ले लेती है। इस ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से आपका निवेश हमेशा सबसे अच्छी कंपनियों में रहता है। इसका एक शक्तिशाली फायदा है कॉस्ट एडवांटेज। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में आपको फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है और उनकी रिसर्च का खर्चा भी आप पर आता है। लेकिन इंडेक्स फंड्स का खर्च बहुत कम होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना होता है। लंबे समय में ये छोटा सा खर्चा भी करोड़ों का फर्क डाल सकता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी सलाह देते हैं कि ज्यादातर निवेशक बस इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और बाकी जीवन का आनंद लें। लेकिन निवेश सिर्फ सही जगह पैसा लगाने का नाम नहीं है, ये सही वक्त का खेल भी है। और यही जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हारते हैं। ज्यादातर निवेशक गलत समय पर मार्केट में आते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं, वे भी खरीदते हैं। जब सब डर के मारे बेच रहे होते हैं, वे भी बेचते हैं। मार्केट का सच ये है कि समय बिताना मार्केट को टाइम करने से ज्यादा फायदेमंद है। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। सोचो, अगर किसी ने 1980 के दशक में अमेरिका के इंडेक्स फंड्स में निवेश किया होता और बस उसे छुआ तक न होता, तो उसका पैसा आज सैकड़ों गुना हो गया होता। लेकिन यही पैसे अगर वो बार बार खरीदने बेचने में लगाता, तो उसका फायदा आधा से भी कम होता। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी काम करता है जब आप उसे वक्त देते हैं। इसे ऐसे समझो, एक छोटा बीज अगर हर हफ्ते उखाड़ कर देखोगे कि वो बढ़ा या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसे मिट्टी में डालकर धूप और पानी देते रहोगे, तो वो समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाएगा। निवेश भी ऐसा ही है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। मॉक्यूल ये भी बताते हैं कि एक मजबूत निवेश योजना बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन सख्त नियम है। पहला, एसेट एलोकेशन को समझो। मतलब आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में होना चाहिए। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कैश। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको सुरक्षित निवेश की तरफ झुकना चाहिए।
25 साल के युवा के लिए स्टॉक्स में ज्यादा निवेश सही है, क्योंकि उसके पास गिरावट से उबरने का समय है। लेकिन 60 साल के निवेशक को ज्यादा सुरक्षित विकल्प चुनने चाहिए। दूसरा, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग को अपनाओ। बाजार का मूड देखकर निवेश करने की कोशिश मत करो। हर महीने एक निश्चित रकम इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में डालो, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इससे आप लंबे समय में हर कीमत पर खरीदारी करते हो, जिससे औसत लागत संतुलित रहती है। ये तरीका भावनाओं को दूर रखता है और निवेश को अनुशासन में बदल देता है। तीसरा, स्टे द कोर्स। जब बाजार गिरता है तब सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गिरते बाजार में घबराकर बेचने का मन करेगा, लेकिन इतिहास बताता है कि हर गिरावट के बाद उछाल आता है। 2008 की वित्तीय मंदी में जिन्होंने धैर्य रखा, उनका पैसा कुछ ही सालों में दोगुना तिगुना हो गया। लेकिन जिन्होंने डर के मारे बेच दिया, वे कभी वापस नहीं उभरे। मॉक्यूल इस अध्याय में ये भी चेतावनी देते हैं कि हर नई हॉट इन्वेस्टमेंट से दूर रहो, चाहे वो कोई नया टेक स्टॉक हो, कोई नई क्रिप्टो करेंसी हो, या कोई भी गुरु जो कहे कि उसने मार्केट को हरा दिया। बाजार के इतिहास में हजारों बार लोगों ने ये दावा किया है, लेकिन समय ने उन्हें गलत साबित कर दिया। बाजार हमेशा चालाक होता है और इसका असली रहस्य है कि ये आपको जल्दी अमीर नहीं बनाएगा। ये धीमे धीमे लगातार आपको धनी बनाएगा, अगर आप इसे समय देंगे। इस अध्याय का सबसे गहरा सबक यह है कि निवेश में जीतने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को हराना होगा। लालच, डर, अधीरता, ये 3 दुश्मन आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, प्लान बनाकर उस पर टिके रहते हैं और इंडेक्स फंड्स जैसे सरल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी मंदी, कोई भी संकट आपको हिला नहीं सकता। बर्टन मॉक्यूल की ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि असली निवेशक वे नहीं हैं जो मार्केट का अनुमान लगाते हैं, बल्कि वे हैं जो इसे सहते हैं। असली अमीरी तब आती है जब आप सालों तक धैर्य रखते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आखिर में ये किताब हमें सिखाती है कि रैंडम वॉक का मतलब है कि मार्केट का रास्ता किसी को नहीं पता, लेकिन जो लोग लंबे समय तक चलते रहते हैं, वे हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के इस चैप्टर की गहराई। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपकी नजरिया बदली, या बस आपको एक नया नजरिया दिया, तो इसे यही खत्म मत करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसी नॉलेज को अप्रिशिएट करते हो। कमेंट करके बताओ कि इस चैप्टर का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा हिट लगा, क्योंकि आपकी राय ही इस चैनल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, जानकारी में है। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और भी ऐसी किताबों का सफर करेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है, पैसों की दुनिया को समझने का, असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। अब बारी तुम्हारी है ये कदम बढ़ाने की।